डिप्रेशन का जो मेन वजह होती है वो थॉट होते हैं। क्यों जिंदगी से मौत सस्ती हो गई? जी, हमारा ही ब्रेन हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है। अगेंस्ट है। तो एंजाइटी में भी हेल्दी एंजाइटी भी होती है। टेंशन लेने से तो बल्कि परफॉर्मेंस डाउन ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिनके अपने सपने होते हैं वो कभी सपनों से नहीं हारते। आप हारते तब हो जब आपके ऊपर दूसरों के सपनों का बोझ होता है। तो एक शिनू जी ये भी होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर लोगों को पता लग गया कि हमारा बच्चा या हमारे घर का कोई मेंबर डिप्रेस्ड है। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है? डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे टू हीलिंग, एक ऐसा स्पेस जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट तो है पर अक्सर अनसुनी रह जाती है। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को टच करने जा रहे हैं जो कई लोगों के लिए एक साइलेंट स्ट्रगल बन चुका है, डिप्रेशन और एंजाइटी। ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं होते, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टॉर्म होता है जो इंसान के जीने के जज्बे को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज में आज भी डिप्रेशन एक टैबू है। लोग बात करने से डरते हैं, हेल्प लेने से कतराते हैं। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, मिस शीनू वालिया। शीनू जी एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट है जो कई सालों से काउंसलिंग और गाइडेंस की फील्ड में काम कर रही है। लेकिन उनका सफर सिर्फ थेरेपी तक सीमित नहीं है, वो एक सोलफुल पोएट भी है जिनकी कविताएं ट्राई सिटी के कई मंच पर लोगों के दिलों को छू चुकी हैं। वो सिर्फ दिमाग नहीं दिल से भी सुनती है और शायद वही उनकी सबसे बड़ी पहचान है एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में। तो चलिए आज के एपिसोड में स्वागत करते हैं शीनू वालिया जी का। शीनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। शीनू जी, अक्सर हम ये अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बोल देते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो क्या ये टेम्पररी सैडनेस है या क्लिनिकल डिप्रेशन के साइंस हैं? सबसे पहले तो शुभा जी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेंटल इलनेस पे अवेयरनेस आज के टाइम में, आज की सोसाइटी में, आज के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जो डिप्रेशन है, तो ये हम लोग जर्नली देख रहे हैं आजकल हर एक दूसरा इंसान ये कह देता है कि मुझे डिप्रेशन है या मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई बार ये एक टेम्पररी सैडनेस होती है क्योंकि एक सैडनेस जब लिमिट क्रॉस कर जाती है तब वो डिप्रेशन का रूप लेती है। प्रोलॉन्ग सैडनेस जो काफी लंबे समय तक चलती है। क्योंकि डिप्रेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो डिप्रेशन का जो भी एक पेशेंट होगा वो कम से कम 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक एक ही मूड में रहेगा। आप जनरली देखिए कि हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ हर्ट होती है तो हम कुछ घंटों के लिए सैड हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डिपेंड्स ना। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो चला चलता है लंबा। जैसे प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो जाती है तो ऐसे ही वो कम से कम 1 हफ्ते तक एक ही मूड में रहेगा। मतलब डिप्रेशन का भी मुझे लगता है कि एक स्पेक्ट्रम होता होगा कि जहां हम एक माइल्ड डिप्रेशन फील कर रहे हैं या सीवियर फील कर रहे हैं। हाँ, बस वही हो जाता है कि जब सीवियर डिप्रेशन में आता है कोई भी पेशेंट तो वो अपने आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता, वो अपने सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर सकता। वहाँ पर उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं इस हद तक निराश हो जाते हैं कि फिर वो सुसाइडल थॉट्स हैं वो उनके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। जी, हाल ही में अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि पंचकुला में 7 फैमिली मेंबर्स ने एक मास सुसाइड कर लिया। तो इस पर कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में कुछ मिस कर रहे हैं। जब हम अपनी जो प्रॉब्लम्स से भागते हैं, हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हम उनसे लड़ सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हम ही ने तो पैदा की हैं। जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन का जो मेन वजह होती है वो थॉट होते हैं कि हमारी थॉट की क्वालिटी क्या है। अगर थॉट की क्वालिटी नेगेटिव है तो मुझे लगता है वो एक ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न बनता है वो हमें कहीं ना कहीं एक कुएं में, डिप्रेशन के कुएं में कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जनरली यही होता है कि जब हम नेगेटिविटी हम पर हावी होती है कि हम लोग जो भी हमारे सामने है अगर हम उसमें नेगेटिविटी ही देखेंगे, कुछ भी पॉजिटिविटी हमें नज़र नहीं आएगी, तो वो एक डिप्रेशन का रीज़न बनता है। जैसे स्टूडेंट्स का भी हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक तो इतना पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है, ऊपर से सोसाइटी का एक प्रेशर होता है कि उनको कामयाब होना है, कौन सा कॉलेज मिला, क्या रैंक आया, पीयर प्रेशर, सब कुछ होता है। आप देखते हैं आए दिन न्यूज़ आती है कि किसी न किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉलेजेस में या ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमें ये मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। आज की डेट में शुभा जी मैं आपको ये कहूँगी कि हर फील्ड में आपके लिए मेंटल जो अवेयरनेस है ये बहुत ज़रूरी हो गई है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं जहाँ पर 10, 15, 20 का मिनिमम आपके साथ स्टाफ है, तो आप कहीं ना कहीं कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है वो आपकी पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जब वो चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं तो अगर वो इफ़ेक्ट करेगा, नो डाउट आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, और जब परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है तो वो आपके बिहेवियर में नज़र आएगा। तो कभी तो आप उन चीज़ों को खुद से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें मैनेज नहीं होती तब हम लोग फिर उसका वे आउट ढूंढते हैं। अब वे आउट जब आप इंडिविजुअली कोई ढूंढता है तो अगर वो डिप्रेस्ड है तो वो किस तरफ जाएगा? वो सुसाइड की तरफ जाएगा कि ये ज़िंदगी ये मुझसे अब मैनेज नहीं हो रही है, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो कोविड के टाइम पर हम लोग रोज़ न्यूज़ में यही देखते थे कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी से, उनके हालातों से मजबूर होकर हारते जा रहे हैं। तो तब मैंने एक कविता लिखी थी, क्यों ज़िंदगी से मौत सस्ती हो गई। तो मैं ये मौत सस्ती हो गई क्योंकि हमें पता है ज़िंदगी कितनी प्रेशियस है। ये जो हम लोग कहते हैं कि भगवान का एक आशीर्वाद है, कितनी योनियों के बाद हमें एक मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन क्या हम उसकी कदर कर रहे हैं? जी, हमारा ही ब्रेन हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगा। अगेंस्ट है, क्योंकि जो हमारी चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमसे, हमारे कैलिबर से या जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जब वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम हार जाते हैं। हर चीज़ का एक जो कारण है मेन, तो आप ये देखेंगे कि वो एक्सपेक्टेशंस ही हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन मतलब इनकी थेरेपी भी सेम होगी, इनके लिए मेडिसिन भी सेम दी जाएगी, इसे एक ही समझते हैं। हाँ, ये एक समझते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे अब एंजाइटी है, एंजाइटी का जो एक सिंपल वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो है चिंता। जी, ओवर थिंकिंग। हम किसी चीज़ की फिक्र करते हैं तो वो अच्छी बात है, अगर हम फिक्र करेंगे तभी तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। यू स्ट्रेस नाम से भी एक टर्म है कि ये स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस लेना हेल्दी भी होता है। हेल्दी भी होता है, तो एंजाइटी में भी हेल्दी एंजाइटी भी होती है। जैसे एग्जाम से पहले जो थोड़ी सी एंजाइटी होती है अच्छा करने की, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे ना। अगर हम रिलैक्स हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आता है मुझे, मैं तो कर लूँगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेंशन लेंगे या थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वो अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन वो जो थोड़ा है, जब वो क्रॉस कर जाता है अपनी लिमिट को, तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है। पैनिक अटैक एंजाइटी का जब वो, जैसे आपने कहा कि क्रॉस कर जाता है, तो क्या वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, जब एंजाइटी भी जब एक्सट्रीम में चली जाती है, जब आपसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो वो एक अटैक, पैनिक अटैक को ना आप ये भी कह सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ मिमिक ऑफ हार्ट अटैक, दैट बिकॉज सिम्टम्स आर सेम। आपको चेस्ट में पेन भी होगा, आपको स्वेटिंग भी होगी, पल्स रेट हाई हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, जैसे हाथ पैर कांपते हैं। अब देखिए ना, जो एंग्जाइटी का पेशेंट है, जो चिंता कर रहे हो, अब देखिए आप फैमिली में हैं, हम देखते हैं माँ जो है वो बच्चे की चिंता करती है। देखिए अब कहीं बच्चा खेलने गया है तो बच्चे की चिंता, स्कूल गया है, स्कूल से आया नहीं तो चिंता हो रही है। तो आपका क्या होता है, जो एक बिहेवियर है, तो आप यहाँ तो टेंशन में इधर से उधर वॉक करेंगे, तो जर्नली फ़ोन मिलाएंगे, थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सोचेंगे कि कहाँ गया, पहले कहाँ था। हाँ, तो बस ठीक है इतना। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल है, एक हेल्दी एंग्जाइटी में आता है। लेकिन जब ये एंग्जाइटी जो हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ, जो नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। मतलब आप इतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी
शिव जी, जैसे कि प्रोफेशनल हेल्प का एक डाटा भी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, 300 करोड़ से ज्यादा WHO के अकॉर्डिंग लोग हैं जो दुनिया भर में जो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, तो उसमें से जो हेल्प ले रहे हैं वो बहुत कम लोग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिप्रेशन एक, खास तौर से इंडिया जैसी कंट्री में तो बिल्कुल ये एक टैबू है, एक सोशल स्टिग्मा है। बिल्कुल ठीक, इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि फॉरेन में, यूरोप में अभी फिर भी लोग इस चीज़ से झिझकते नहीं हैं और बहुत अच्छे से आप किसी प्रोफेशनल से के पास जाते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। लेकिन इंडिया में आज भी वो एक टैबू ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप ज़रा सा भी बोल देंगे कि मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है या मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो वो वर्ड्स हैं तो उससे यही हो जाता है, क्या हुआ तुम्हें, या फिर ये पागल हो गए। जो ये वर्ड है, वैसे तो ये बैन है, अगर हम लोग अपने प्रोफेशनल उसमें देखें और मेडिकल टर्म में, तो ये वर्ड बैन है। मतलब आप किसी को ऐसे जैसे पागल नहीं कह सकते हैं, ना ही उसको कहना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए ना कि जब हम फिजिकली इल होते हैं तो हम लोग डेफिनेटली हॉस्पिटल जाते हैं, हम अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन जब हम मेंटली, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हमें मेंटल इलनेस से हम जूझ रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग प्रोफेशनल के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं। कई बच्चे हैं वो, उनका मन नहीं कर रहा पढ़ने में, वो डिप्रेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो पेरेंट्स को लगता है कि ये तो बहाने बना रहा है, ये पढ़ना नहीं चाहता है, इसका मन ही नहीं करता पढ़ने का। और अभी हाल ही में मैं एक स्टूडेंट से मिली और उसकी मदर भी साथ आई हुई थी। तो मदर बता रही थी कि मैं इसे पीटती भी हूँ, और वो बच्चा वाकई में डिप्रेस था काफी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो डिप्रेशन में है। और उसने बताया कि मदर खुद ही बता रही कि मैं इसे पीटती भी हूँ लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता है। तो उस मदर को कहीं ना कहीं एक आइडिया नहीं है कि बच्चे के साथ बेसिकली यही बात है। और शुभा जी, मैं आपको भी और आपके थ्रू मैं जो अपनी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं आज की डेट में, देखिए सभी पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, तो ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत उनको है। हाउ टू डील विद योर किड्स, आप देखिए ना, आप बस, आपको क्या, एक पेशेंटली आपने उनको डील करना है। पहले, सबसे पहले आप उनको ऑब्जर्व कीजिए। अगर उनका बिहेवियर आपको नॉर्मल नहीं लगता है तो आपको उस चीज़ पे सोचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपसे वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो डेफिनेटली आप कंसल्ट कीजिए किसी प्रोफेशनल से। लेकिन मारना जो है, आप एक बार मार लेंगे, अगर तो एक बार मारने से चीज़ें सॉल्व हो गई तो ठीक है। लेकिन जब एक बार मारने से नहीं हो रही और आप उस चीज़ को बार बार करते जा रहे हैं और रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो आप ये सोचिए ना, कहीं ना कहीं आप खुद गलत हैं। और ये तो वही बात होगी कि जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी की टांग टूट गई है, और उसे हम कहे, उस एथलीट को कहे कि भाग, अच्छा सोचो, तो ऐसे ही हम बच्चे को जब कहेंगे कि नहीं आप ओवर थिंकिंग मत करो, अच्छा सोचो, चलो उठो, पढ़ो, तो वो इसी तरह की ही बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब हम फिजिकली हर्ट होते हैं तो डेफिनेटली किसी चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है। तो सेम वे, अगर मेंटली अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, किसी इशू से हम जूझ रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए उस चीज़ को। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। अब अगर डिप्रेशन है, जर्नली आप देखेंगे कि अगर फ्यूचर को लेकर या फिर अगर स्टूडेंट लाइफ में, तो डिप्रेशन जो है वो थोड़ा कम होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है बच्चों में, क्योंकि फ्यूचर को लेके आपको टेंशन है, आप चिंता है। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे ना शुभा जी कि उनको क्या चिंता है, उनको ये चिंता नहीं होगी कि मैम हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैम हमें ये समझ नहीं आया। उनको चिंता होगी मैम मेरे मार्क्स नहीं आए तो मेरे मम्मा पापा ने मेरे को मारना है, क्योंकि उन्होंने उसका एक ऑल्टरनेट पहले से डिसाइड किया हुआ है कि अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो हम तुम्हें ऐसा, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे, तुम्हें यही नहीं दिलाएंगे। तो वो जो कंडीशंस लगी हुई हैं, उनका सबसे ज्यादा चिंता का कारण ये है। अब वो देखिए, बच्चे तो टेंडर माइंड्स हैं, अब वो कितना प्रेशर झेल सकते हैं। पढ़ाई का प्रेशर तो फिर झेल लेंगे, लेकिन आप सोसाइटी, उसके ऊपर टीचर्स का प्रेशर, हमें स्कूल का प्रेशर, हमारे स्कूल की प्रेस्टीज इशू है, अगर इतने % मार्क्स ना आए तो अगर आप उसको फ्रीली पढ़ने देंगे तो नो डाउट वो अपने कैलिबर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है।
टेंशन लेने से तो बल्कि परफॉर्मेंस डाउन ही होगी। बिल्कुल। शीनू जी, ये भी होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर लोगों को पता लग गया कि हमारा बच्चा या हमारे घर का कोई मेंबर डिप्रेस्ड है या डिप्रेशन में है, तो ये भी एक बहुत बड़ा टैबू है कि लोग फिर पूरा पागल का टाइटल ही दे देंगे। आज भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी अभी भी खुलकर सामने नहीं आ रही है। वो वजह यही है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। जैसे पहले अगर हम फिजिकल हेल्थ पे जाते हैं कि अगर कैंसर है या एड्स है, उससे था उसकी अवेयरनेस गवर्नमेंट ने कितनी की है, लोगों को बताया है कि ये अगर छूने से नहीं फैलता है तो पहले वो होता। तो मेंटल इलनेस के लिए भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम घर घर जाकर या हर एक इंसान के दिमाग में ये चीज़ नहीं बिठा देंगे कि ये भी एक जैसे एक शारीरिक बीमारी है वैसे ही मानसिक एक बीमारी से अगर कोई इंसान जूझ रहा है तो अगर वो प्रॉपर अगर उसका इलाज करवाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कोटा में भी जो आए दिन जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अब देखिए सिर्फ मार्क्स के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनको आप किसी भी सुसाइड केस देख लीजिए शुभा जी, आपने कभी उनका जब जो ये सुसाइडल नोट शेयर करते हैं आपने कभी देखा है? सबसे पहले वो माफ़ी मांगते हैं, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से ये नहीं होगा। अल्टीमेटली यही है प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर है अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने का। उनके सपने तो आई डोंट थिंक सो किसी ने पूछे भी होंगे, क्योंकि जिनके अपने सपने होते हैं वो कभी सपनों से नहीं हारते। आप हारते तब हो जब आपके ऊपर दूसरों के सपनों का बोझ होता है। तो शिव जी, कब हम प्रोफेशनल के पास जाएं, व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प? कब एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें लगता है कि अब हमें जाना ही चाहिए? जब चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हो रही हैं, क्योंकि डिप्रेशन का केस ऐसा होता है कि आप भी कैपेबल हैं हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो जब आपको ये लगता है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, जो ये चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, मुझ पर हावी होती जा रही हैं, या जो एंग्जाइटी है, अब एंग्जाइटी का जो एक साइड इफ़ेक्ट है तो उसमें ये क्या होगा कि आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे और रात को नींद भी नहीं आएगी। हाँ, एक स्लीप, हाँ इसमें स्लीप डिसऑर्डर आ जाएगा। सबसे पहले भूख लगेगी या फिर नहीं लगेगी, जैसे बिंज ईटिंग का हो जाता है कि एक्सेस में आप इतना खाने लग जाते हो, इतना ज़्यादा खाने लग जाते हैं। और मेन अगर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा जो हम लोग बोलते हैं डोपामिन, तो अगर वो क्या है, एक हैप्पी हार्मोन्स। जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या वजह है? दैट बिकॉज कि आप कहीं आसपास कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई खुशी नहीं है, आप ढूंढ नहीं पा रहे। तो आप सब्सटेंस यूज में, कुछ आप अल्कोहल में और आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको एंटी एग्जाइटी की एक मेडिसिन दे देगा, जिससे क्या होगा, आप सो जाओगे, माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि वो है कि वो जो भाग रहा है, जो सोच रहा है, जो ओवर थिंकिंग है, उस पर कंट्रोल, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एक थेरेपी करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका केस बॉर्डरलाइन से ज़्यादा है, अबव बॉर्डरलाइन है, क्रॉस कर गया है, तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेनी होंगी, जिसके पास आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस? देखिए, जो साइकाइट्रिस्ट है ही कैन ओनली गिव द मेडिसिन। अगर आप एक सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर है, और जो साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकाइट्रिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करेगा, वो सबसे, हाँ जी, तो वो उनका क्या है, वो कहेंगे कि पहले आपने अगर पेशेंट को डायग्नोस किया है तो किस बेसिस पे किया है। नेचुरली आपने उनकी जो इंटरव्यू मेथड से या किसी भी तरह से आपने उनकी डिटेल्स जो हैं, जो उनका डाटा है वो कलेक्ट किया, जो रीजंस हैं उसके ऊपर गए, जो टेस्ट होते हैं वो हम लोगों ने कंडक्ट किए। पर टेस्ट कोई फिजिकल टेस्ट तो नहीं होते होंगे, सिर्फ एक रिटन टेस्ट? नहीं, रिटन टेस्ट होते हैं, पेन पेपर टेस्ट भी है। तो जिससे कि हमें मेन क्या है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं तो नेचुरली जो आपके आंसर्स होंगे, जो आपके थॉट सिस्टम है, वो नेगेटिव होंगे। वो नेगेटिव होगा, तो जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो किस तरफ जा रहा है।
तो जब हम लोग ये चीज़ करेंगे देन वी विल कंसल्ट टू द साइकाइट्रिस्ट, ही कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन फॉर दिस। ये तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली आपकी काउंसलिंग करते हैं। साइकियाट्रिस्ट जो हैं अगर आप बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो उस वक्त आपको मेडिसिन देकर उनकी हेल्प के साथ साइकोलॉजिस्ट भी आपको साथ साथ आपकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो ये दोनों साथ के साथ काम करते हैं। एक साइकाइट्रिस्ट खुद अपना एक साइकोलॉजिस्ट का रोल भी प्ले कर सकता है, और अदरवाइज वो क्या करते हैं कि ये दोनों साइड बाय साइड अपना काम करते हैं। जनरली साइकाइट्रिस्ट जो है वो पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं ताकि आप काउंसलिंग करवा कर। मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट आपके कहीं ना कहीं जो अंदर जो आपका फियर है या एंजाइटी का जो भी कारण है उसको कहीं ना कहीं बाहर लेकर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्शन की वजह से जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे और अंदर ही अंदर कहीं दब गए और एक बीमारी का जिसने रूप ले लिया है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है उनको बार बार काउंसलिंग करके वो उनकी इमोशंस बाहर लाने की कोशिश करते हैं। शुभा जी देखिए, काउंसलिंग क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग एक बातचीत करेंगे। बातचीत करने से जो काउंसलर जो है वो एक प्रोफेशनल है जिसको पता है एक साइंटिफिक रीजंस व्हाई द पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस। और एक और शीनू जी, जैसे कि अगर हम काउंसलिंग किसी अननोन से ले रहे हैं तो वो हमें इतना पता है, वो हमें जज नहीं करेगा। अगर हम अपनी किसी फ्रेंड को भी बता रहे हैं, फैमिली को बता रहे हैं, तो वो कहेंगे कि आपके पास सब कुछ तो है, आप क्यों इतना डिप्रेस्ड है, या आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप पॉजिटिव सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो। पर कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिस्ट है वो डिटैच होगा आपसे। अभी मैं आपको और आपके थ्रू अपने सुनने वालों को और अपने देखने वालों को, अपने ऑडियंस को यही बताना चाहती हूँ कि अभी आपने जो बात की इसमें क्या आया, इसमें गाइडेंस भी आई, इसमें काउंसलिंग भी आई। जब हम किसी क्लोज वन को या अपने रिश्तेदारों से अपनी बात करते हैं तो वो हो जाती है एक गाइडेंस, एक सलाह ले रहे हैं। तो जो काउंसलर है, तो काउंसलर जो होगा वो प्रोफेशनल होगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल भी अपने किसी क्लोज वन की काउंसलिंग करेगा तो वो अपने रिलेशन को साइड पर रख देगा, बिकॉज ही कैन नॉट बी बायस्ड, ही कांट बी। तो वो उस चीज़ को उसको ये है कि एग्जैक्टली हमें समझाना नहीं है, हमें ये एक आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पेशेंट है वो ये नहीं चाहता कि कोई मुझे समझाए, वो ये चाहता है कि मुझे समझे, क्योंकि जो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है वो चाहता है कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे। जब उसको ये विश्वास हो जाता है, जो क्योंकि बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हो जाता है कि बॉन्ड डेवलप करना, एक रैपो बिल्डिंग का। तो रैपो बिल्डिंग आप तभी पॉसिबल है जब आप सामने वाले को सुनोगे। तो वो सुनना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपने अपनी राय देनी शुरू कर दी, एक बार तो आएगा, दूसरी बार वो आएगा नहीं। तो पहले उसको उस स्टेज से बाहर निकालना है, सिर्फ उसको सुनकर ऑब्जर्व करके जो है। फिर उसके बाद एक हमारी जो थेरेपीज होती हैं, जनरली आपने सुना होगा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसमें क्या है, ये हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। कैसे करेंगे चेंज? देखिए बहुत लंबा प्रोसेस भी होगा ये। हाँ, ये लंबा प्रोसेस होता है, और लेकिन ये आपने जर्नली देखा होगा मोस्टली साइकोलॉजिस्ट इसी के ऊपर वर्क करते हैं, क्योंकि जो जर्नल डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, अगर हम एक प्रॉपरली CBT थेरेपी को यूज़ करते हैं तो वो उसी से ठीक हो जाते हैं। हमारा जो रेशियो है मेंटल हेल्थ विक्टिम्स का और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का, उसमें इतना बड़ा गैप है। जैसे कि 3 साइकियाट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन होने चाहिए WHO के अकॉर्डिंग, पर वो है हमारे इंडिया में सिर्फ 0.75। तो इसका क्या मेजर कारण होगा? तो सबसे बड़ी बात आ जाती है लैक ऑफ अवेयरनेस, और इसको हम इस गैप को कैसे कवर कर सकते हैं। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि हर फील्ड में, हर जॉब में, हर एरिया में आपको काउंसलर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे और सीरियसली करने पड़ेंगे। खास तौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे स्कूल्स में फिर भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नाम के होते हैं, क्योंकि बच्चे अपने आप खुल के बात नहीं कर पाते। नहीं, इस प्रोग्राम के जरिए हम इस बात को ज़रूर उठा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद टीचिंग लाइन में रही हूँ, और तो मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि आज की डेट में अगर वो काउंसलर्स हायर भी कर रहे हैं तो क्या जो काउंसलर है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर पा रहा है? तो क्या स्टूडेंट तक उनकी रीच है?
हाँ, तो ये यही बात है कि आज के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर हम लोग ये कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो चलो फिर भी है, अगर अपॉइंट कर रहे हो तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वो साइड बाय साइड आपको अगर कोई और एक्स्ट्रा काम भी दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि आप अपना काम तो 100% उसमें नहीं है ना, एक्यूरेट नहीं है, तो उसमें वो आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऑन पेपर्स आपको एक काउंसलर अपॉइंट कर लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली कर क्या रहा है, वो कर रहा है टीचिंग। बट शिनू जी, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे लोग मुझे लगता है इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, थेरेपी की फीस। उन्हें लगता है कि ये हमें थोड़ा सा समझाएंगे और 1 घंटे के हमसे 2000 या 3000 ले लेंगे, तो उन्हें लगता है कि इस तरह की एडवाइस तो फिर हम अपने किसी फ्रेंड से भी मिल जाएगी या यूट्यूब से मिल जाएगी। जैसे गाँव में, रूरल एरियाज में वुमेन जो है, खासतौर से जब उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, बेबी होने के बाद जो डिप्रेशन होता है, तो जब वो बहुत उदास सा फील करते हैं तो एक तरह का एक साइलेंट स्ट्रगल होता है। लोग ये समझ नहीं पाते कि भी ये डिप्रेस्ड क्यों है, इसके तो बेबी हुआ है, खुश होना चाहिए। गांव में क्या, अगर आप शहरों में भी अगर कोई भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो नो डाउट उनको समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो आप अगर मेंटल इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं है कि मेडिसिन है, ये जो थेरेपी है ये स्लोली ग्रेजुअली जो है वो अपना काम करती है। इमीडिएटली तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। और इसका ये क्या करते हैं, अगर वे आउट आप ये निकालेंगे कि ये एडवाइस हम ले लेंगे अपने फैमिली से, तो जो एक प्रोफेशनल आपको ऑब्जर्व करेगा, जो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं, अगर वो उस चीज़ को डायग्नोज करेगा, अब उसका कंपैरिजन हम घर में किसी दादी नानी या फिर हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कंपेयर करेंगे, वो आपको एक अच्छी सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को जान तो नहीं पाएंगे, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि केमिकल इम्बैलेंस। हाँ, पर बहुत सारी लेडीज हैं, जैसे हाउसवाइफ्स की, अगर मैं कहीं पढ़ रही थी, हाउसवाइफ्स का सुसाइड रेट 25 टाइम्स ज़्यादा है फार्मर से, इंडिया के फार्मर से। और आपको पता है फार्मर की क्या सिचुएशन है इंडिया में, तो ऐसे में फिर उनको तो घर से अलाउड ही नहीं करेंगे कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाए। तो कुछ ऐसा कुछ है जो टिप्स जो वो घर पर ही खुद अपना ध्यान रख सकती हैं, खुद धीरे धीरे अपने आप को ठीक करें, खुद अपनी सीबीटी खुद कर पाएं? बिल्कुल है, क्यों नहीं। जब हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं या हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो हम 1 या 2 बार जैसे उनको बताते हैं, उसके बाद उनको जैसे फॉलोअप के लिए या उनको पूरा ट्रीटमेंट प्लान उनको समझाया जाता है, थेरेपेटिक प्लान उनको दिया जाता है कि आप घर पर इसके ऊपर कैसे वर्क करेंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो अभी अब जैसे बच्चे हैं, अगर हम कुछ है कि उनको पढ़ते हुए एंग्जाइटी हो रही है या फिर टेंशन हो रही है, किसी इंटरव्यू की टेंशन है, कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर है तो हम नहीं वो कर पा रहा उस चीज़ को मैनेज, तो बार बार उसको फ्यूचर को लेके टेंशन, अगर ये ना हुआ तो मेरी जॉब ना चली जाए, अगर मैंने ये पास नहीं होऊंगा या जैसे भी है उस चीज़ को, तो उसमें क्या है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे 5 4 3 2 1। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, तो 5 में सबसे पहले आ जाएगा आइज़, जो सेंस ऑर्गन्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हम अपने आसपास हमने कोई भी 5 चीज़ें हैं जिनके हमने लाउडली नाम लेने हैं। अब सपोज अब मैं बैठी हूँ यहाँ पर, अगर मुझे 5 4 3 2 1 को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कहूँगी कर्टन है, फैन है, डोर है, कप है, टेबल है। तो वो मैंने उसमें मेरा मतलब जो माइंड है वो धीरे से उसमें बिजी हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 4 पे। तो अब मुझे ना साउंड सुननी है, हाँ, या तो वो उसमें आ जाएगा हमारा हियरिंग का। मुझे फैन की आ रही है, एसी की आ रही है, बर्ड्स, हाँ, कुछ ट्रैफिक जो बर्ड्स का, तो उस पर फोकस हुआ। तो तीसरे पे हम आ जाते हैं टच पे। तो आपने अपने आसपास कोई भी चीज़ें हैं उनको टच करके देखना है। अब जैसे मैं बैठी हूँ, मैंने सोफ़ा टच कर लिया, मैंने टेबल टच कर लिया, मैंने अपने बाल टच कर लिए, तो वो 3 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद 2 चीज़ें हैं जो कि हमने जिसको कि ना स्मेल, किस चीज़ की स्मेल हमारे आसपास आ रही है। तो जस्ट लाइक जैसे कि मैंने जो परफ्यूम लगाया है मुझे उसकी आ रही है, यहाँ प्लांट्स पड़े हैं तो हल्का हल्का उसकी एक स्मेल आ रही है, तो ऐसे है। और फिर एक आ जाता है हमारा लास्ट
टेस्ट, हमने अपने टंग को यूज़ करना है और हमने देखना है कि अभी हमारी टंग जो है उस पर किस चीज़ का टेस्ट है। तो जैसे कुछ भी है, मैंगो है तो आप मैंगो की स्वीटनेस वो आप फील कर रहे हो। तो 5 में आपने बताया शीनू जी हम 5 चीजों को देखें, 4 में आपने बताया कि हम 4 तरह की साउंड सुने, 3 में हम टच करें चीजों को, और 2 में हम स्मेल करें और 1 में हम टेस्ट करें कि जिसमें हमारा क्या टेस्ट फिलहाल हमारा है। और इससे क्या होगा कि जो आपको एंजाइटी थी, जो आप फ्यूचर के बारे में या जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, इमीडिएटली आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। और ये स्माइलिंग डिप्रेशन होता है, क्योंकि स्माइलिंग डिप्रेशन मैंने सुना है कि लोग बाहर से तो बड़ा स्माइल करके दिखाते हैं, जस्ट लाइक इट्स नेम, राइट, तो बड़ा खुश होके दिखाते हैं, और लेकिन अंदर ही अंदर ये बड़ा लोनली फील करते हैं, अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड होते हैं। इनके वही सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन वाले, जब ये खुद अकेले में होते हैं। तो ये तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा इन लोगों के लिए, क्योंकि बाहर भी कुछ और दिखाना और अंदर कुछ और, इनके लिए तो डबल समस्या होगी। नहीं, अगर आप ये कहोगे मुश्किल नहीं है, वो इंटेंशनली जिसे कहते हैं वो चीज़ नहीं है, वो उनकी पर्सनैलिटी में होता है। देखिए, डिप्रेशन है, किसी को भी हो सकता है। आप किसी चीज़ से भी निराश हो गए, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आप उदास हैं, तो ये जो फीलिंग है, लेकिन अगर ये फीलिंग आप लोगों से छुपाना चाहते हैं, तब आता है कि जो लोग इस चीज़ को छुपा पाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये कैसे, ये बाहर से तो खुश है लेकिन अंदर से ये दुखी है। जैसे घर में कोई मिसहैपनिंग हुई है या फिर आपकी कोई जॉब चली गई है, आप अंदर से परेशान हो, आप अपने फ्यूचर को लेके भी परेशान हो, सब कुछ है, आप निराश हो, और लेकिन जब कोई आ जाता है तो आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शो नहीं करते हो, तो एक आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा रूप सामने आता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन। बहुत सारी डिजीजेस हमारी आज साइकोसोमैटिक है, कहते हैं 90% डिजीज साइकोसोमैटिक है, यानी कि जैसा हम सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लास्ट मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं, या जिनके अपने कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं इस समस्या से, तो उनके लिए क्या आप एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? शुभा जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल के पास जाएं, सबसे पहले आप अपने नियर डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जो इलाज है वो तो हमारी जो एक फैमिली बॉन्ड है उसी में मिल जाता है। मतलब इमोशंस को अपने हम वेंट आउट भी कर देते हैं, तो भी एक स्टेप हम कहीं ना कहीं ले लेते हैं, एक स्टेप हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर आप या फिर आपके साथ जो भी लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, अगर इस चीज़ को मैनेज करने में जैसे कहते हैं कि नहीं सक्षम है, तो आपको प्रोफेशनल के पास जाने के लिए झिझकना नहीं चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। शीनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। शीनू जी के साथ रहकर मुझे भी एक कविता याद आ रही है। हर अंधेरा चांद से डरता है, हर टूटा हुआ दिल फिर से संवरता है, उम्मीद की लौ को बुझने मत देना, अंधेरों के पार भी एक सवेरा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप खुद या आपका कोई अपना डिप्रेशन या सैडनेस से गुजर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर लिखिए। आपके सवाल ही हमारे नए एपिसोड्स की इंस्पिरेशन बनते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।